अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेड कार्पेट पर कलाकारों के साथ डांस किया। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया। ट्रंप आसियान समिट में शामिल होने मलेशिया पहुंचे। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान ट्रंप मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिसे लोग असंभव मान रहे थे उसे उन्होंने संभव कर दिखाया। ट्रंप 2017 के बाद पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हुए। सोमवार से शेयर बाजार में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही के नतीजे, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, ग्लोबल मार्केट समेत संकेत, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के ट्रेड डील फाइनल हो सकती है, जिसके बाद अमेरिका से 50% टैरिफ भी में ढील मिल सकती है। में विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट महीनों की बिकवाली के बाद स्थिर होने की शुरुआती संकेत दिख रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार चढ़कर बंद हुए थे। यूएस मार्केट की चाल अन्य बाजारों को प्रभावित करती है। भारतीय बाजार पर भी इसका असर दिख सकता है। सब मिलाकर जानकार इन सभी फैक्टर को मुफीद करार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान देशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रायपुर से सीएम साय और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में पीएम के मन की बात सुनी। वहीं पीएम मोदी ने छठ का जिक्र करते हुए कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। पीएम मोदी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का जिक्र किया और अंबिकापुर शहर की प्लास्टिक कचरा साफ करने की पहल गार्बेज कैफे के बारे में बताया, जिसे अंबिकापुर नगरपालिका चलाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 और 27 अक्टूबर को 2 दिवसीय सेशल्स दौरे पर है, जहां सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सेशल्स में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी और सांस्कृतिक संबंधों को भी जोड़ मिलेगा। उनकी इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को पुनः पुष्टि करने का अवसर माना जा रहा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसा वातावरण बनने जा रहा है। 21 नवंबर से 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। पीएम का इस बार अयोध्या आगमन बेहद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य नवंबर के पहले सप्ताह में संपन्न होगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन भागवत और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अयोध्या में मौजूद हैं। वहीं बीजेपी अयोध्या में अपने राजनीतिक अभियान को भी गति देगी। पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा तट पर पहुंचे। यहां लगने वाले कार्तिक मेले की व्यवस्था को हेलीकॉप्टर से देखा और फिर गंगा किनारे बने आरती स्थल पर पूजा अर्चना की।
और फिर गढ़मुक्तेश्वर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण और पौराणिक मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी तरह की खामी न रहे। साथ ही मेले की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को हिदायत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लाल आतंक पर फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है, जहां 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि सरेंडर करने वाले सभी नक्सली अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। सभी ने अंतागढ़ के बर्रेबेड़ा गांव में सरेंडर किया। इससे पहले 17 अक्टूबर को जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। उस वक्त सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान के प्रति देकर स्वागत किया गया था। नक्सलियों ने पुलिस को 153 हथियार भी सौंपे थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बड़ा नाम रुपेश का था, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। तो एक बार फिर नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कहीं ना कहीं अब खात्मे की ओर नक्सलवाद है। धीरे धीरे नक्सलवाद जो है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। और देखिए, ये कुछ बरामद हथियार हुए हैं, उनकी भी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं। 2 सिंगल शॉट राइफल बरामद किए गए हैं। एक BGL हथियार बरामद किया गया है, जो 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांकेर में 21 नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने। आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। 4 VDCM, 9 ACM और 8 पार्टी मेंबर शामिल हैं और 13 महिला 8 पुरुष ने सरेंडर किया है। 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है, उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6 सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का, जिसमें इन्होंने सैकड़ों जानों को जाने से बचाया है। बस्तर की जनता के मनोनुकूल इन लोगों ने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान ही किया था पूर्व में ही, और माननीय अमित शाह जी के विशिष्ट रणनीति के आधार पर, माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर जो काम पूरी टीम ने किया है, सेंट्रल की एजेंसीज ने भी काम किया है और छत्तीसगढ़ के भी सारे आर्म्ड फोर्सेस ने काम किया है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में हुए दर्दनाक सड़क हादसों ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हम आपको यूपी के 4 जिलों की खबर बताते हैं। सड़क हादसों में लोगों की जान गई है। पहली खबर हमीरपुर से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में सवार PRD जवान की मौत हो गई। इधर हरदोई के पिहानी क्षेत्र में बाइक सवार युवक सतीश रेदास की पेड़ से टकराकर मौत हो गई। वहीं ललितपुर में करीला माता दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला और बच्ची की जान चली गई, जबकि 15 महिलाएं और 7 बच्चे घायल हुए।
उधर रुड़की देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ईंटों से भरी ट्रॉली पर पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक अकबर की मौत और साथी शब्बीर गंभीर रूप से घायल हो। सभी मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अभ्यर्थियों ने जहां बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया था, तो वहीं रविवार को वे मॉल एवेन्यू स्थित बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में बीजेपी सरकार की तारीफ की, लिहाजा अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस मामले में सरकार से पैरवी करें, ताकि कोर्ट का फैसला जल्द आ सके और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य तय हो सके। कोई ऐसा नेता मंत्री विधायक नहीं जहां हम लोग गए नहीं, लेकिन अभी भी जो हाल में जो है बहन जी का जो बहुत बड़ा भव्य रैली हुआ था, बहन जी ने सरकार का भर भर के तारीफ किया था। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि सरकार से बॉन्डिंग बहन जी का बहुत अच्छा आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछड़े दलितों के हितैषी होने के नाते माननीय हमारी बड़ी बहन जी हमारे मुद्दे को मसले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगी और मामला को सुप्रीम कोर्ट से जो है जल्द से जल्द हल कराएंगे। सूर्य उपासना का पर्व छठ पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। यूपी, बिहार के साथ छत्तीसगढ़ में भी महापर्व उत्साह चरम पर है। घाटों पर रोशनी के इंतजाम हो चुके हैं। राजधानी रायपुर में हजारों श्रद्धालु छठी मैया की पूजा करें। रायपुर में महादेव घाट, व्यास तालाब, सडडू तालाब और फारून नदी के किनारे विशेष आयोजन किए गए। वहीं यूपी और बिहार के कई इलाकों में भी सूर्य की आराधना के महापर्व को जोत जल रही है। छठ पूजा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और लोक संस्कृति का उत्सव भी है। यह पर्व अब सीमाओं से परे लोगों को जोड़ रहा है। घाटों पर महिलाओं के पारंपरिक गीत की गूंज माहौल को भक्ति से भर देती है। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के बाद राज्य में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। हमारे संवाददाता ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाड़ी से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ सा है। आपको बता दें, वैसे तो मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन अगले 2 दिनों के लिए 2 दिनों के बाद जो है छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञानी गायत्री वाड़ी हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है, क्योंकि छठ महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। आगामी 2 दिनों का मौसम किस तरीके का रहेगा, क्या कुछ अपडेट है? आज का स्थिति में साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल का ऊपर एक डीप डिप्रेशन स्थित है और अगले 24 घंटों में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप से इंटेंसिफाई होके उत्तर पश्चिमी का ओर बढ़ने की संभावना है, जिस प्रभाव से आपको दक्षिण छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर को 1-2 स्थानों पर भारी से लेके अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। एंड बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स में 1-2 स्थानों पर सीमांत भारी मतलब एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी लगभग 200 mm का आसपास भी रेनफॉल होने का चांस है 28 को। एंड 29 अक्टूबर को प्रदेश में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में वर्षा का गतिविधि जो है वो वृद्धि होने का चांसेस है। एंड मध्य छत्तीसगढ़ में 29 अक्टूबर को भारी से लेके अति भारी वर्षा 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है।
और उसके पश्चात मतलब लगभग 30 अक्टूबर के आसपास वो उत्तर का ओर बढ़ने के वजह से सरगुजा और बिलासपुर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चांसेस हैं। एज ऑफ नाउ तो हम 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 29 के लिए बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा है। क्या इस दौरान जो है बिजली गिरने की भी संभावना है, क्योंकि बारिश तो होगी, क्या बिजली कड़कने जैसी कुछ स्थिति भी देखने को मिलेगी? अभी मेघ गर्जन के साथ बिजली का चांसेस डेफिनेटली है, लेकिन ज़्यादातर असर जो है फ्लडिंग जैसा सिचुएशन होने का, भारी वर्षा का वजह से अभी बहुत लो लेइंग एरियाज को ये होना, स्टैंडिंग क्रॉप को वाटर स्टैग्नेशन की वजह से इफेक्ट होना, ये सारा चीज़ होने का चांसेस है। हाईवेज का भी इफेक्ट होने का चांसेस है। ये मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में असर पड़ेगा इनिशियली, उसके बाद आपको सेंट्रल छत्तीसगढ़ में होने का चांस है। जी, क्या कारण है इसका? क्योंकि मानसून की वापसी तो हो चुकी है, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो मौसम में बदलाव देखा जा रहा है लगातार। अभी जैसा कि मैंने बोला, एक डीप डिप्रेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और अगले 24 घंटों में ये साइक्लोन का रूप में इंटेंसिफाई होने का चांस है। तो इस प्रभाव से ही आपको वर्षा के साथ साथ मुख्य रूप से तेज हवा चलने की संभावना है। लगभग 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर, गस्टिंग टू 80, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर तक भी गस्टी विंड्स, साइक्लोनिक विंड्स और स्क्वाली विंड्स जो बोलते हैं वो होने का चांसेस है। ये सारा प्रभाव जो है, अभी ये साइक्लोन जो बनने वाला है उस प्रभाव से होने का चांसेस है। ठंड का आगमन कब तक हो जाएगा? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि लेट भी ठंड जो है उसका आगमन होगा। पिछले हफ्ते तक अगर देखा है तो न्यूनतम तापमान सामान्य का अंतर्गति था। अभी 2 दिन से थोड़ा वृद्धि हो रहा है एंड अभी ये साइक्लोन के प्रभाव से अगले 1 हफ्ते तक थोड़ा वर्षा का वजह से आपको अधिकतम तापमान में कमी और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने का चांसेस है। 1 हफ्ते के बाद फिर से आपको न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का चांसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारे साथ गायत्री माड़ी कांचीप, जो बता रही थी कि इस तरीके से मौसम जो है आगामी 2 दिनों के बाद जो है हैवी रेनफॉल का अलर्ट है छत्तीसगढ़ में। साइक्लोन की स्थिति जो है बनने वाली है और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड 1 हफ्ते के बाद जो है प्रदेश में पूरी तरीके से आ पाएगा। आपको बता दें कि छठ महापर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में ये, क्योंकि बिहार के लोगों का प्रमुख त्यौहार है, एक महापर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है। अब देखना होगा कि इस दौरान मौसम कैसा रहता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट है जो है वो जारी कर दिया है। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय है और पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सपा के गुज्जर सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा कि विपक्ष जाति के आधार पर समाज को बांटकर राजनीति करना चाहता है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हमारे संवाददाता ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष पंचायत चुनाव समय पर होंगे, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सिंबल तो नहीं देते हैं, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं और ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सबने पंचायत चुनाव की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। बातचीत करने के लिए यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, पंचायत का चुनाव पार्टी के सिंबल पर तो नहीं लड़ा जाता, लेकिन पार्टी की पूरी ताकत लगती है, पार्टी समर्थन देती है प्रत्याशियों को। सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी कितनी तैयार? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। और आपने देखा होगा कि जो अभी सीमा विस्तार में जो क्षेत्र ग्राम सभाएं नगरीय क्षेत्रों में गए हैं, तो उनको अलग करके विभाग की ओर से परिसीमन किया गया है। तो उस परिसीमन के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, फिर चुनाव होगा। तो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत में हम लोग खुला छोड़ते हैं, हम किसी को प्रत्याशी या समर्थन नहीं करते। जिला पंचायतों में जरूर पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ती है और हम लोगों की पूरी तैयारी है। और इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों में काम किए हैं और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, आज मैं कह सकता हूँ उसी आधार पर हम लोग उस कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर पंचायत चुनाव में जाएंगे।
सर अब ये देखा गया है कि जगह जगह पर जो जातीय रैली होती थी सियासी दलों की, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब पश्चिम यूपी में एक गुर्जर पंचायत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की, वेस्ट यूपी में सपा खुद को मजबूत करने जा रही है, ऐसा प्रयास है सपा का। आप भी वेस्ट यूपी से आते हैं, कितनी चुनौती देखते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने कभी भी इन पार्टियों ने सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं की है। ये लोग हमेशा समाज को जाति में बांट कर राजनीति करते रहे, लेकिन इनके लिए कोई अब जातीय विभाजन करके अपना एजेंडा सेट करने की कोई संभावना बची नहीं है। और पूरा प्रदेश और पूरी देश की जनता चरित्र समाजवादी पार्टी का जानती है कि समाजवादी पार्टी समाज को बांटकर क्या संदेश देना चाहती है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय में एक जाति विशेष का एजेंडा चलता था, पूरे प्रदेश में अराजकता होती थी, पूरे प्रदेश में दंगे होते थे और भूमि माफिया ज़मीनों पर कब्जे करते थे, और किस प्रकार से हमारी बहनें घर से निकलने से संकोच करती थी, ये सारा प्रदेश जानता है। अब इस प्रकार का जातीय तनाव पैदा करके एक जाति को दूसरी जाति से लड़वा कर समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, वो कभी सपने में भी सफल नहीं होगा। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने कई विषयों पर खास बातचीत की। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।